नमस्कार। व्हाट्सएप अरुणाचल, ए जॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ डीडी अरुण प्रभा एंड आकाशवाणी ईटानगर। मैं हूं आपका होस्ट गदो अतर। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनके विचारों में नई ऊर्जा होती है, उनके सपनों में नए भारत की तस्वीर होती है और उनकी प्रतिभा में समाज को नई दिशा देने की क्षमता होती है। आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है युवा नेतृत्व, युवा सहभागिता और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को समझने के लिए। व्हाट्सएप अरुणाचल के आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर, और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो बेहद खास अतिथि मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा आबिदा बेगम जी का, जो विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 के स्टेट लेवल विनर है और नेशनल लेवल पार्टिसिपेट भी है। साथ ही हमारे दूसरे विशेष अतिथि है विनीता चौधरी जी, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर ईटानगर। मैम, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज करते हुए हम सबसे पहले मेरा सवाल ये विनीता मैम आपसे ये रहेगा कि आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी को नमस्कार एंड थैंक यू मुझे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर इनवाइट करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि युवाओं की एक सशक्त राष्ट्र को निर्माण करने में क्या भूमिका रह सकती है उसको हम आइडेंटिफाई करें, जो यूथ है उसके पोटेंशियल को हम आइडेंटिफाई करें एंड हाउ दे कैन बेटर कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग द नेशन एंड मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सेपरेट डे को आइडेंटिफाई किया है एज इंटरनेशनल यूथ डे। एज कैलाश सत्यार्थी says that the power of youth is the commonwealth of the entire world. So on these lines, this day is celebrated as International Youth Day. जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस वर्ष इंटरनेशनल यूथ डे की थीम डिफरेंट कंटेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन है। अरुणाचल प्रदेश जैसे भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से विविध राज्य के युवाओं के संदर्भ में आप इस थीम को किस तरह से देखते हैं? जो थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड कॉमन एस्पिरेशंस, मेनली ये है कि युवा हर तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं। हर जगह के युवाओं को अगर हम देखें, वो पूरे चाहे विश्व के हों या फिर भारत में हो या फिर अरुणाचल में हो, सबका सोशल, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड अलग होता है जी। लेकिन सबका एस्पिरेशन तो कॉमन ही है। हर युवा ये चाहता है कि उसे एक खुशहाल जीवन मिले, एक अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हों, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज हों, उनके कल्चरल, एनवायरमेंटल और डेमोक्रेटिक राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। तो इसी तरीके से जो हर जगह का जो युवा है वो कनेक्टेड है, बेशक वो किसी भी तरीके से के बैकग्राउंड से आता हो, लेकिन उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो एक ही होती है, जो एक अच्छी जिंदगी चाहती है। जी जी, धन्यवाद। तो हम अगला सवाल जो है आबिदा बेगम जी की ओर मैं रुख करना चाहूँगा। तो उससे पहले मैं, जब हम देश में यूथ के यानी कि युवाओं की बात करते हैं तो हमारे देश के बहुत ही जाना माना आध्यात्मिक गुरु कहे जाने वाले स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य प्राप्त ना हो। तो मैम, आपने राज्य स्तर पर बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूथ पार्लियामेंट 2026 में स्टेट लेवल विनर बनने तक का आपका सफर कैसा रहा और आपको यूथ पार्लियामेंट में भाग लेने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इनविटेशन देने के लिए। ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे, एज अ यूथ यहाँ पर आना, यहाँ पर ये बहुत ही प्राइड मोमेंट है फॉर मेरे लिए। सर, ये जो जर्नी रहा ये मेरे लिए फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ। डिस्ट्रिक्ट से मैं स्टेट पे गई और स्टेट से फिर मैं नेशनल लेवल पर गई। तो यहाँ पर जो नेशनल लेवल यूथ पार्लियामेंट है, ये मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस, जो जर्नी है एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट है मेरे लिए। यहाँ पर पार्टिसिपेट करके मुझे ये एहसास हुआ कि दिस यूथ पार्लियामेंट इज़ नॉट ओनली फॉर अबाउट कंपटीशन। ये सिर्फ कंपटीशन नहीं है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे यूथ आगे आते हैं, अपना जो ओपिनियन है वो देते हैं और देश उसे सुनता है, उसमें हमारा भागीदारी होता है। सर, इसमें पार्टिसिपेट करने की जो प्रेरणा है वो मुझे मेरे प्रोफेसर्स, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स, उनसे मिले, मुझे मेरे पेरेंट्स से, मेरे फ्रेंड्स से, और हमारे जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत में यूथ की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे वो प्रेरणा मिली कि मेरा कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि आज मैंने ईदू अटायर पहना, तो ये इसमें प्रेरणा मुझे सबसे ज़्यादा मेरे एक ईदू मिशमी कम्युनिटी के एक अंकल से मिले, जिन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं इस पब्लिक स्पीकिंग में और थोड़ा काम करूँगी, वर्क करूँगी,
तो मेरा आवाज़ और नेशनल लेवल तक पहुंच सकता है, और ये पहुंचा भी। तो धन्यवाद मेरे पेरेंट्स को और मेरे अंकल और पूरे कम्युनिटी को। ओके, बहुत अच्छा, बहुत इंस्पिरेशन यात्रा आपका रहा। तो आप एक युवा होने के नाते जो है अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में युवाओं को जो नशे से बचाने के लिए जो किन विशेष प्रयासों की आवश्यकता है, आप कैसे देखते हैं? सर, नशा एक ऐसा चीज़ है जो जब इसका लत लगता है वो कई कारणों की वजह से होता है। एज ए यूथ मुझे लगता है कि जब हम बेरोज़गार होते हैं, जब हमारे पास काम नहीं होता, जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होता, हमारे पास ऐसा फील्ड नहीं होता कि जहाँ पर हम अपना टैलेंट शो कर सके, अपना जो भी हमारे अंदर जो भी वो स्किल्स है तो वो हम उसे अगर शोकास नहीं कर सकते, तो हम ऐसे नशे जैसे चीज़ों पर हम एंगेज हो जाते हैं। तो ऐसे नशे जैसे चीज़ों पर अगर हमें एंगेज नहीं रहना है, अगर उससे बचे रहना है, तो इसमें पूरे कम्युनिटी को साथ आकर काम करना पड़ेगा। क्या होता है कि हम लोग जब भी देखते हैं कि यूथ जो नशा कर रहे हैं, तो हम लोग उसको ऐसा वे में हम लोग उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं, जैसे कि बहुत डिफरेंट वे में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसे प्यार से समझाने की ज़रूरत है। गाइडेंस, अवेयरनेस एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे नशा मुक्त, जैसे कि नशा मुक्त योजना, ऐसा बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म हमारे कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या फिर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स के द्वारा लाया गया है। तो ऐसे चीज़ें नशा मुक्त युवाओं को नशा से बचा सकते हैं। साथ ही साथ में परिवार का योगदान होना, परिवार को समझाना चाहिए कि ऐसे नशे से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो नशे के बारे में खुलकर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ऐसा करते हैं कि हमारे साथ ऐसा कोई बात ही नहीं करता। जब नशा करते हैं तो उससे लोग दूर रहते हैं, उससे कोई बात नहीं करता, लेकिन उसको बात करना ज़रूरी है। उसका समझो कि वो नशा क्यों कर रहे हैं। जब पता चलेगा कि वो नशा क्यों कर रहे हैं, तब तो हम उसका रीज़न, हम उसका सोल्यूशन ला सकते हैं सर। जी सर, तो मेरा वही मानना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मेरा अगला सवाल है विनीता मैम आपसे है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि राज्य के दूर दराज और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले युवाओं तक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पहुंचाने में सबसे बड़ी जो है चुनौतियाँ क्या हो सकती है? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि जैसा अरुणाचल के अगर हम ज्योग्राफी को देखते हैं तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट टेरेन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कुछ जो दूर दराज इलाके हैं, जैसे क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है, जो दूर दराज के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से कनेक्टिविटी काफ़ी पुअर है। एक तो वही बहुत बड़ा चैलेंज है कि यूथ कम्यूट नहीं कर पा रहा है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। दूसरा एक बड़ा चैलेंज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेजेंस है। हर जगह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट, ये सब प्रेजेंट नहीं है। तो जो गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू स्किल्स हो गया या विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट, वो हर जगह नहीं पहुंच पाती हैं। तीसरा एक अवेयरनेस का गैप भी है। सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है, बीट सेंट्रल गवर्नमेंट और बीट स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बट यूथ को पता ही नहीं है कि उनके लिए वो स्कीम्स भी हैं। तो ये एक अवेयरनेस का जो गैप है, ये हमें फिल करना होगा, जिससे कि यूथ को पता हो कि उसके लिए क्या स्कीम्स हैं। चौथा एक चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि विद्या जी ने मेंशन किया और आपने भी मेंशन किया, कि जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना और म्यांमार के साथ, वहाँ पे जो ड्रग अब्यूज़ का प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब युवा उसकी गिरफ्त में आ जाता है तो उसको भी एक छुड़ाना बहुत मुश्किल है, तो वो मेन स्ट्रीम में आना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, तो मैम सीमावर्ती इलाके या दूर दराज इलाकों में जो अभी आपने कहा कि इस तरह से कई सारे सरकार की ओर से स्कीम है, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ तक पहुँचाने में आपके जो यूथ ऑफिस की तरफ से जो सरकार की ओर से मतलब किस तरह की सहायता मतलब दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? हमारा जो प्लेटफॉर्म है, माय भारत प्लेटफॉर्म इसको बोलते हैं, मेरा युवा भारत, ये एक डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का इनिशिएटिव है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। सो इट इज़ अ फिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ जिसका फिजिकल प्रेजेंस भी है और डिजिटल प्रेजेंस भी है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री वी हैव डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर्स प्रेजेंट, उनके ऑफिसेज हैं एंड द ऑफिसर्स आर देयर सेल्फ प्रेजेंट। कोई भी यूथ को कोई ज़रूरत होता है वो वहाँ पे जाके अपना पूरी कर सकते हैं। प्लस जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे मेंटरशिप कोर्सेज भी होते हैं, उन सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसा कि अबिदा जी यूथ पार्लियामेंट से होके आई हैं, ऐसे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग होता है जहाँ पे जो दूर दराज इलाकों के भी यूथ है वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी भी आवाज़ सुनी जाती है। तो इस तरीके के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। अभी लेटेस्ट आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, प्रसार भारती का जो इनिशिएटिव है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, वो कुछ ही स्टेट्स में है, कुछ ही स्टेट में ही इम्प्लीमेंट हुआ है। तो जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज अरुणाचल में भी इम्प्लीमेंटेड है।
यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कल्चर को शोकेस कर सकते हैं और उसमें भी बहुत सारे प्राइजेस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करें। तो ऐसे ही बहुत सारे माय भारत पोर्टल पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। मेरा युवा भारत यानी माय भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य युवाओं को तकनीक, सहभागिता और अवसरों के माध्यम से सशक्त बनाना तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना है। देश भर में माय भारत से 2 करोड़ 20 लाख से अधिक युवा और 1,20,000 से अधिक संगठन जुड़े हुए हैं। यह मंच 22 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है तथा युवाओं के लिए 1,50,000 से अधिक स्वयं सेवा अवसर प्रदान कर चुका है। यह एक फिजिटल यानी डिजिटल और भौतिक दोनों माध्यमों पर आधारित मंच है जो युवाओं को राष्ट्र निर्माण और सामुदायिक विकास की गतिविधियों से जोड़ता है। यह पहल वॉलंटियरिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट के अवसर उपलब्ध कराती है। साथ ही युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा देकर विकसित भारत के निर्माण में उसकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। अरुणाचल प्रदेश में भी इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। ईटानगर पापुमपारे जिले में अब तक 6,963 युवा पंजीकृत हो चुके हैं। इसके अलावा 20 MBO पंजीकृत, 8 शैक्षणिक संस्थान ऑन बोर्ड, 94 एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स तथा 170 वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज इस मंच पर प्रकाशित किए गए हैं। विकसित भारत के निर्माण में उनकी भागीदारी एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। व्हाट्सएप अरुणाचल। तो आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो विनीता मैम बताया कि जो दूर दराज इलाके और जहाँ तक जो है हम पहुँचाना चाहिए कुछ उपलब्धि सरकार की ओर से, तो आपने विस्तार से बताया और आपका यूथ जो डिपार्टमेंट की ओर से भी इस पर बहुत ही काम कर रहे हैं। तो इस विषय पर आप इतना विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा अगला सवाल जो है आबिदा जी से है, तो मैं आपकी ओर आना चाहूँगा। तो आज की डिजिटल एज में टेक्नोलॉजी और जो डिजिटल स्किल्स अरुणाचल के युवाओं के करियर अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह बदल रहे हैं? सर, डिजिटल स्किल्स और टेक्नोलॉजी कई माध्यमों से और कई तरह से हमारे जो अरुणाचल के बच्चे, हमारे यूथ, जो भी मेरे फेलो यूथ्स हैं, उन लोग के करियर बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। इसका अगर एग्जांपल दूँ तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण आज देख सकते हैं हम कि आनिनी जैसे जगह जहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं जा सकता था, पर वहाँ पर आज टेक्नोलॉजी जाने की वजह से, डिजिटल एरा आने की वजह से वहाँ पर बैठे एक लड़की भी अपना जो भी क्राफ्ट है, अपना जो भी हैंडलूम है, जो भी अपना बनाया हुआ, उसको शोकास कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। वहाँ बैठे वो ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, तो उससे उसको करियर अपॉर्चुनिटी भर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हैं। तो डिजिटल एरा हमारे अरुणाचल के लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा। उससे कई देशों से, अभी अरुणाचल पहले कनेक्टेड नहीं था दूसरे जगह से, लेकिन ड्यू टू द टेक्नोलॉजी की वजह से आज अरुणाचल के जो वैलीज हैं, जो सुंदर सुंदर जगह हैं, सीनरिटी जो है, वहाँ सर आदमी लोग आ रहे हैं और उसे देख रहे हैं। तो उससे एक करियर ऑप्शन बनते हैं कि हमारे जो यूथ है अरुणाचल के, वो डिजिटल के साथ, डिजिटल एरा के टेक्नोलॉजी की वजह से वो कंटेंट क्रिएट शुरू कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन रहे हैं और एक अलग फील्ड, एक अपार्ट फ्रॉम जॉब, वो अपना एक नया फील्ड क्रिएट कर सक रहे हैं। तो आप मतलब आज के ज़माने में जैसे आनिनी जैसा स्थान में भी, क्षेत्र में भी जो डिजिटल के माध्यम से अपने बुनकरों को और अपनी प्रतिभा को जो सब कुछ मतलब दिखाने का मौका मिल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मेरा अगला सवाल आपसे है विनीता मैम, क्या अरुणाचल के युवाओं को अपने राज्य में ही करियर बनाने के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं? अगर नहीं तो किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? राज्य में पर्याप्त अवसरों की बात करें तो डेफिनेटली इस फील्ड में काम हो रहा है। बहुत सारी स्कीम्स होती हैं सरकार की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं, बट फिर भी एक जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो ज़ील है वो लाने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, एरिया है, बहुत ज़्यादा कल्चरली डाइवर्स है। यहाँ का जो टैलेंट है उसको शोकेस करने के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो आप टूरिज्म सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
एडवेंचर जो स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ का यूथ को मैंने देखा है वो एडवेंचर को लेके बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, तो उसमें भी हम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। देन जो यहाँ का जो टेक्सटाइल है, क्विजीन है, उसको भी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर शोकेस करने के लिए उसमें भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जी, धन्यवाद। तो आपसे मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल चैलेंजेस को देखते हुए अरुणाचल के युवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि जो है सतत विकास में क्या भूमिका निभा सकते हैं? अरुणाचल जैसे कि खुद ही एक बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी से रिच एरिया है, यहाँ का 80% जो एरिया है फॉरेस्ट से कवर्ड है नियरली। तो यहाँ का जो यूथ है, क्योंकि सब जनजातियाँ हैं और जनजातियों का हमें पता है कि उनका जल, जंगल और ज़मीन से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहता है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड हैं उस चीज़ से, तो वो चाहते हैं कंटिन्यूसली इस चीज़ में काम करना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो वो अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकते हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स कर सकते हैं, क्लीनिनेस ड्राइव्स कर सकते हैं और नेशनल लेवल तक भी इस आवाज़ को लेके जा सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी के एंड एनवायरमेंटल के प्रोटेक्शन के लिए। हमारे साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं। माय भारत के बहुत सारे यूथ क्लब्स होते हैं, वो अपने यूथ क्लब्स बनाएं, उनको हमारे साथ रजिस्टर करें और हम भी उनका फिर कैसे उनके साथ कैसे हम काम कर सकते हैं वो हम भी एक्सप्लोर करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मेरा अगला सवाल आबिदा जी आपसे है, स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़ में अरुणाचल की जो संभावनाओं को देखते हुए युवाओं के लिए इस क्षेत्र को करियर ऑप्शन बनाने के रूप में कैसे विकसित किया जा सकता है? सर, अरुणाचल एक बहुत ही एडवेंचरस प्लेस है, हमें मालूम है, और इसका एग्जांपल जैसे कि एडवेंचर और ये स्पोर्ट्स एज अ करियर हम लोग कैसे बना सकते हैं अरुणाचल में, तो इसका रिसेंट एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। रोइंग में हाल ही में 22nd नेशनल MTB चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि साइकिलिंग था, जिसपे आपके इंडिया से 28 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया, मोर देन 500 स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये दर्शाता है कि रोइंग जैसा प्लेस अरुणाचल एक एडवेंचरस प्लेस बन सकता है, और इस पे साइकिलिंग जैसे एडवेंचरस जो एक स्पोर्ट है या फिर आप कह सकते हो, तो उसमें जो हमारे यूथ हैं वो पार्टिसिपेट करें और उसे एज ए करियर भी चूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा जब हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो फुटबॉल एंड क्रिकेट मोस्टली हमें ऐसा लगता है, लेकिन इसके अलावा भी वेट लिफ्टिंग आज के जो हाल ही में जो रायपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था ट्राइबल ऑल इंडिया ट्राइबल गेम्स, उसमें जिसमें अरुणाचल ने 5 गोल्ड मेडलिस्ट लाया। तो ये भी एक दर्शाता है कि अरुणाचल स्पोर्ट्स, वेट लिफ्टिंग, इसमें अरुणाचल एक करियर ऑप्शन जैसा ये एक आगे बढ़ सकता है और ये एक करियर ऑप्शन बन सकता है। सर जी, थैंक यू। इसी के साथ जो है मेरा अगला सवाल आपसे ही है, शिक्षा और रोजगार के अलावा यूथ पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग कितना महत्वपूर्ण है? क्या युवाओं की आवाज पॉलिसी मेकिंग में पर्याप्त रूप से सुनी जा रही है? सर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और एज ए यूथ मुझे लगता है कि यूथ का पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पॉलिसीज़ बन रहे हैं वो गवर्नमेंट हमारे लिए बना रहे, यूथ के लिए ही बना रहे, और इंडिया के 65% यूथ ही है, वो हमारे लिए बना रहे। तो जब पॉलिसीज़ हमारे लिए है तो हमारा पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम उसमें खुद इंक्लूड होंगे वो पॉलिसी, और वो पॉलिसी जब हमारे लिए इफेक्टिव होगा, तब तो देश विकसित बनेगा। जी सर, तो ये जो विकसित भारत और जो ये आपका अगला सवाल क्या था ना? जी, मेरा अगला सवाल यही था कि जो है इसमें डिसीजन मेकिंग कितना महत्वपूर्ण है। जी सर, और जैसे कि आपने पूछा कि हमारी आवाज़ सुनी जा रही है कि नहीं, तो हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, उसको मैं कह सकती हूँ कि हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि माय भारत ने हमें जो विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट जो प्लेटफॉर्म दिया, विकसित भारत यूथ डायलॉग प्रोग्राम, तो ये इस तरह का प्रोग्राम ये हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है और हमारी आवाज़ सुनी जा रही है। नेशनल लेवल में लोकसभा के स्पीकर ने मेरी आवाज़ सुनी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग स्पीकर ने मेरी आवाज़ सुनी, मेरी ही नहीं पूरे अरुणाचल के यूथ की आवाज़ सुनी। तो जब हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो इसके मतलब हमारी भागीदारी हो रही है सर। लेकिन सर हमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की और हमें जो पॉलिसी मेकिंग में हमें भी हमारा पार्टिसिपेशन और ज़्यादा ज़रूरी है। When a woman walks freely without constantly thinking about her safety, it's a day when woman leadership is accepted, not because of the reservation, but because society recognizes her capabilities. That day, ladies and gentlemen, I believe woman reservation bill is accepted in our society.
कि जिस दिन इस देश की नारी, हर एक नारी ये कह सके कि ये सरकार मेरी है, ये रुतबा मेरा है, ये नाम मेरा है और मुझे गर्व इस बात का है कि मैं भारत की बेटी हूँ और ये भारत मेरा है, उसी दिन से नारी शक्ति बंधन अधिनियम का वास्तविक रूप से सम्मान और सशक्तिकरण स्थापित होगा। कि किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, उसको निहारने से चांद तारे हासिल होते नहीं, कि तोड़ो अपनी सीमाओं को, खुद को और काबिल बनो, करो ताकत दो अपनी पंखों को कि एक उड़ान और भरो। जय हिंद, जय भारत। जी, हम रुक करना चाहेंगे विनीता मैम आपकी ओर। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है? और साथ ही एक और सवाल इसी के साथ है, माय भारत प्लेटफॉर्म क्या है, ये युवाओं को कैसे मदद कर रहा है? आपका सवाल बहुत ही वैलिड है, क्योंकि ये एक जनरेशन जो है वो जेनजी जनरेशन है एंड एज अबिदा ने मेंशन किया कि 65% से ज़्यादा हमारी जो आबादी है वो यूथ है। तो राष्ट्र निर्माण में यूथ की ही सबसे ज़्यादा भूमिका है अभी। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं पूरे ही वर्ल्ड में, बीट जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं या फिर क्लाइमेट चेंज है या फिर जो इनइक्वालिटीज़ जो बढ़ रही हैं, वो सब चैलेंजेस हैं। तो इनके लिए यूथ की भागीदारी बहुत ज़रूरी है और यूथ एक 360 डिग्री मैनर में इन सब में पार्टिसिपेट कर सकता है। पॉलिसी मेकिंग में अपनी आवाज़ यूथ को उठानी चाहिए, उसको और बढ़ चढ़ के जो गवर्नेंस है, पॉलिसी मेकिंग है, उसका हिस्सा बनना चाहिए, जिससे कि जो उनके आइडियाज़ हैं उनको सुना जा सके, उनको पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट किया जा सके। दूसरा, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री 4.0 इज़ अप्रोचिंग, AI में डेली नए नए कुछ रेवोल्यूशंस हो रहे हैं। तो उसके लिए भी यूथ की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूथ ही वो सब स्किल से खुद को इक्विप कर सकता है और उस फील्ड में भी आगे बढ़ सकता है। दूसरा, जो एक आज थोड़ा सा चैलेंज है कि हमें एक गैप देखने को मिलता है कम्युनिटी के साथ, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिजिटल एज के कारण मोबाइल्स में लगे रहना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम जो सोसाइटी है उसके साथ उस तरीके से बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे जो जैसे कि पहले हुआ करता था। तो एक कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम वापस थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें, अपने समाज की तरफ भी देखें और उसको भी हर चीज़ में आगे लेके चलें, जिससे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी हो पाए। आपके अगले सवाल माय भारत से रिलेटेड था, माय भारत इसमें कैसे हेल्प करता है। तो माय भारत जो प्लेटफॉर्म है, हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं। सो अगर मैं कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स या सोशल सर्विस की ही बात करूं, तो उसके लिए वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। आप ओल्ड एज होम में जाकर, आप PWD सेंटर्स में जाकर वहाँ पे अपना थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, उन लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने स्किल्स एनहांस करने के लिए किसी भी चीज़ में ट्रेनिंग कर सकते हैं। माय भारत बहुत सारे फील्ड्स में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता रहता है। देन आप हमारे साथ जुड़ने का मतलब है कि आप एक तरीके से सरकार के साथ ही जुड़े हैं। बहुत सारे जैसे इनिशिएटिव्स, विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट है, यंग लीडर्स डायलॉग है एंड अभी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हुआ था, जिससे कि कल्चरल एक्सचेंज का भी मौका मिलता है। अरुणाचल से 10 जो यूथ है वो अभी गए थे उत्तरकाशी में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के थ्रू। हर स्टेट से 10-15 पार्टिसिपेंट्स आए थे, वो बॉर्डर विलेजेस में गए थे। तो इससे हमें दूसरे स्टेट्स को जानने का भी मौका मिलता है। और ऐसे ही बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, क्विज होते रहते हैं, ऐसे होते रहते हैं, जिससे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, मेरा अगला सवाल अबिदा जी आपसे है। तो स्थानीय समस्याओं के समाधान में जो यूथ लीड इनिशिएटिव है और कम्युनिटी पार्टिसिपेंट जो मैडम ने भी अभी जिक्र किया है, तो कितने प्रभावी हो सकते हैं? सर, ये सब आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। जो भी यूथ लेड इनिशिएटिव करते हैं वो इन दिस जनरेशन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। उसका एग्जांपल मैं दूंगी कि जैसे कि क्लीनलीनेस ड्राइव किया जाता है, या तो आपका जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, या तो आपका डोनेशन जो प्रोग्राम ब्लड डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा भागीदारी आपको यूथ के ही देखने मिलेंगे। सबसे बड़ा जो आजकल हम लोग को देखने मिलता है कि स्वच्छ भारत, ये जो आपका विकसित भारत बनाना, स्वच्छ भारत और क्लीनलीनेस ड्राइव, इसमें सबसे ज़्यादा यूथ ही भागीदारी करते हैं, यूथ के द्वारा इनिशिएटिव लिया जाता है। और यूथ ही हैं जो लोकल प्रॉब्लम को सोल्यूशन ला सकते हैं। जो हमारे लिए जो पॉलिसीज बनते हैं वो तो बहुत बड़े लेवल में बनाया जाता है, योजना जो बनाया जाता है, लेकिन यूथ जो है वो लोकल लेवल में काम करते हैं, लोकल लेवल के प्रॉब्लम को समझते हैं और लोकल लेवल के जो भी सोल्यूशन है वो मिलकर ला सकते हैं। जैसे कि आदिसू, IMSU रोइंग में तो वो लोग सब यूथ यूनियन है। तो सर वो लोग सब मिलकर एक यूथ के जो भी इनिशिएटिव लाते हैं, जी सर, कम्युनिटी में ज़्यादा इफेक्टिव समाधान ला सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा अगला सवाल मैम आपसे फिर ये रुक करना चाहूँगा।
तो अलग अलग ट्राइब्स, डिस्ट्रिक्ट्स और कम्युनिटीज से आने वाले युवाओं के बीच यूनिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सोशल जो कल्चर एक्सचेंज को बढ़ावा देने में यूथ ऑर्गेनाइजेशन का क्या भूमिका है? ये देखा जाता है कि अरुणाचल बहुत ही ज़्यादा कल्चरली रिच और डाइवर्स है। बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ पे हैं, सबके अपने अपने हेरिटेज हैं, अपने अपने कल्चर हैं और सब बहुत ही खूबसूरत हैं। लेकिन फिर भी हमें एक ऐसा कुछ इनिशिएटिव चाहिए जिससे दोनों के बीच की एक्सेप्टेंस बढ़ सके, उनके बीच का कनेक्शन बढ़ सके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। तो उसी के लिए जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कैन वो जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो होते हैं, दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और इवन नेशनल लेवल पे भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ही बात करूँ तो यहाँ पे हर ट्राइब का एक स्टूडेंट यूनियन है अपना, तो वो जो स्टूडेंट यूनियंस हैं वो ही आपस में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, मेनली देखा जाता है कि वो ईटानगर कैपिटल रीजन है तो यहीं पे ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स में छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनके साथ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकते हैं। हमारा भी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है जिसमें कि हम बाकी स्टेट्स के साथ भी करते हैं। तो अभी जो स्टेट डायरेक्टर सर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ही हमसे बोला था कि हम इस बार का स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम यूपी के साथ, अरुणाचल के साथ करेंगे। तो मैम, ये समय के अभाव है, तो अंत में आप ये इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के अवसर पर आप अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को संक्षिप्त में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पे ये संदेश देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आज के यूथ के अंदर, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। जैसे कि पूरी दुनिया में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो आपको अपने आप को स्किल्स के थ्रू इक्विप करना है, चाहे वो फिर डिजिटल स्किल्स हों, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हों या फिर इमोशनल कोशेंट को बढ़ाना हो। इमोशनली भी आपको बहुत ज़्यादा इक्विप करना है खुद को। दूसरा, मेरा एक एक्सपेक्टेशन ये रहता है हमेशा कि आपका जो कल्चर है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हमारे अरुणाचल का कल्चर, आप उसको शोकेस करिए, उसको आगे ले जाइए, उसको एक नया पहचान दिलवाइए एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। और सब्सटेंस अब्यूज से दूर रहिए, वो बहुत ही ज़्यादा घातक है, ना केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार और समाज के लिए भी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। जी, थैंक यू मैम। आप भी जो इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी ओर से? जी सर, बीइंग यूथ, मैं अपने फेलो जितने भी यूथ हैं, अपने दोस्तों को बस यही कहना चाहूँगी कि हमें जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है उस प्लेटफॉर्म को आप सही कहीं से ज़्यादा यूज़ कीजिए, उसमें अपनी भागीदारी, अपना पार्टिसिपेशन दीजिए और जो अपना पोटेंशियल है उसको दिखाइए। आज मैं मेरे जैसे इतने छोटे से जगह से आकर यहाँ दूरदर्शन जैसे लाइव टेलीकास्ट मेरे साथ हो रहा है और मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर श्री विनीता मैम के साथ 2 दिन से रह रही हूँ, उनके साथ बैठ रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा बात है। तो मेरा बस मैसेज रहेगा कि आप अपने अपॉर्चुनिटी को ढूंढने अपने माउंटेन एरिया से दूर मत जाइए, बल्कि यहाँ अपने माउंटेन एरिया में, अपने अरुणाचल में ही अपना जो अपॉर्चुनिटी है उसे क्रिएट कीजिए और आगे बढ़िए। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जाते जाते हम आपको यह बताना चाहते हैं कि व्हाट्सएप अरुणाचल एक प्लेटफॉर्म है जहां हम अरुणाचल प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण न्यूज़, इश्यूज और इवेंट्स पर चर्चा करते हैं। अगले एपिसोड तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।